Welcome friends. Today we learn class 12th lesson first water. This lesson is an essay और this is written by प्रोफेसर CV रमन. तो अपन इसको सबसे पहले अबाउट द लेसन के बारे में लेते हैं. चंद्रशेखर वेंकट रमन 1880 to 1970 पॉपुलरली नोन एज प्रोफेसर CV रमन. तो प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन है जिनका जीवन काल 1888 से 1970 रहा. वो लोकप्रिय रूप से प्रोफेसर CV रमन के नाम से जाने जाते हैं. Was born in South India and devoted his life to the cause of science and research. इनका जन्म दक्षिणी भारत में हुआ और इन्होंने अपने जीवन को विज्ञान के कारण व अनुसंधान को समर्पित कर दिया. He was awarded the Nobel Prize in Physics. उनको भौतिक विज्ञान के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ. The theory he expounded यानी व्याख्या करना या प्रतिपादित करना. तो द थ्योरी ही एक्सपाउंडेड इज कॉल्ड द रमन इफेक्ट. और जिस सिद्धांत को इन्होंने व्याख्या की उसको रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं. ही वर्कड टू पॉपुलराइज साइंस बाय यूजिंग एन इजी चार्मिंग एंड विट्टी स्टाइल. उन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाया अपनी सरल आकर्षित और प्रतिभाशाली के द्वारा. विच इज फ्री फ्रॉम साइंटिफिक जार्गन. जो कि वैज्ञानिक जो शब्दाडंबर है उससे मुक्त थी. ही डीपली रूटेड द ब्यूटी ऑफ नेचर, इंडियन आर्ट एंड एंशियंट ट्रेडिशन. वो गहरे रूप से प्रकृति की सुंदरता, भारतीय कला और प्राचीन जो परंपराएं हैं उनके अंदर गहरी रुचि रखते थे. द ऐसे वाटर और यह निबंध पानी इज ए जेन्युइन अपील फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया. इसके अंदर पानी के संरक्षण की एक मौलिक प्रार्थना या निवेदन किया गया है जिससे भारत का कल्याण हो. इन पर्टिकुलरली एज और एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज. और मुख्य रूप से हमारी जो कृषि है उसका जो इस प्राकृतिक जो संसाधन है उसके ऊपर आधारित है. दिस ऐसे प्रेजेंट वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ. और इस प्रकार से यह ऐसे है वो पानी को एक जीवन का आधार है उसके रूप में प्रस्तुत करता है. नाउ स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट. मैन हैज थ्रू द एजेज सॉट इन वेन फॉर एन इमेजरी एलिक्सर ऑफ लाइफ. इन वेन यानी बेकार में. मनुष्य है वो कई वर्षों से एक काल्पनिक अमृत है उसकी खोज में बेकार में लगा हुआ है. द डिवाइन अमृत, एक देवी अमृत. ए ड्राउट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमोर्टिलिटी. ड्राउट घूंट को बोलते हैं. कन्फर यानी गिव यानी देना. और जिसकी एक घूंट है उससे ये माना जाता है कि आदमी को अमृतत्व प्राप्त हो जाता है. बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स. लेकिन वास्तविक जो पानी है वो हमारे हाथों के पास में ही पड़ा हुआ है. फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ आर लिक्विड्स. और सभी तरलों में यह सामान्य है. प्लेन वाटर या सादा पानी. आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट. मुझे याद है कि मैं एक दिन एक ऐसी रेखा के ऊपर खड़ा हुआ था जो लीबिया देश है वहाँ के रेगिस्तान को जो नील नदी की घाटी है मिस्र के अंदर उससे अलग करती है. इजिप्ट है वो मिस्र देश को कहते हैं. ऑन वन साइड वाज विजुअल ए सी ऑफ ब्लोइंग सैंड. उस रेखा के या उस पंक्ति के एक तरफ तरंगित मिट्टी का समुद्र दिखाई दे रहा था. विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजुअल ऑन इट. स्पेक धब्बे को बोलते हैं. और वहां पर हरियाली का एक भी धब्बा नहीं था और ना ही एक कोई भी जीवित प्राणी है वो वहां पर दिखाई दे रहा था. ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट पड़ा हुआ था. एक सबसे ज्यादा हरियाला, मोस्ट फर्टाइल सबसे ज्यादा उपजाऊ एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और घना बसा हुआ
या जनसंख्या से घना बसा हुआ एक क्षेत्र, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा घना हुआ है वो पाया जा सकता है। टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, और इस क्षेत्र के अंदर जीवन और वनस्पति है वो भरपूर थी। टीमिंग यानी भरपूर होना। वाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंसेज, वाट किस चीज ने यह भिन्नता है, ये आश्चर्यजनक विभिन्नता किस चीज ने पैदा की। वाही इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, क्यों नहीं ये नील नदी का पानी है। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज, जो बह करके आ रहा है भूमध्य सागर के अंदर, इसके जो उत्पत्ति के स्रोत हैं वहां से ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, जो कि 2000 मील से भी ज्यादा दूरी से आ रहा है। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ। और भूविज्ञान ये बताते हैं कि नील नदी की पूरी जो मिट्टी है उसका निर्माण स्वयं इस नदी के द्वारा ही हुआ है। ब्रोट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर से, इसके जो बाढ़ वाली लहरें हैं उनके अंदर स्वच्छ गाद है वो बहा करके लाई जाती है। फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एबिसिनिया, अबिसिनिया की जो उच्च भूमि है वहां से, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और मध्य एशिया है, दूरस्थ मध्य एशिया है, वहां से ये गाद लाई जाती है। एंड लेड डाउन थ्रो द एजेज इन द ट्राउट थ्रो विच द नील फ्लो इनटू द सी, और ये गाद है इसको कई वर्षों से ला करके उस प्रणाली के अंदर डाल दिया जाता है जिसके अंदर यह नदी बहती है और समुद्र की ओर जाती है। इजिप्ट इन फैक्ट, और इस प्रकार से जो मिस्र देश है वाज मेड बाई इट्स रिवर, इसका निर्माण इसकी नदी के द्वारा हुआ है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड, और इसकी जो प्राचीनतम सभ्यता है उसकी रचना हुई थी। एंड इज सस्टेन्ड, और यह जारी रही बाय द लाइफ गिविंग वाटर से, जीवन प्रदायी पानी के द्वारा। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, और यह वर्ष दर वर्ष आता रहा। विथ अनफॉलिंग रेगुलरिटी, और इसकी नियमितता में कोई किसी प्रकार की असफलता या चूक नहीं हुई। आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर्स, मैं यह उदाहरण दे सकता हूँ और ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूँ। टू इम्फेसाइज, इस चीज पर जोर देने के लिए, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन ओवर एवरीडे लाइफ इज द मोस्ट पोटेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ अवर अर्थ। तो टेक फॉर ग्रांटेड यानी महत्व नहीं देना। तो मैं इस चीज के लिए जो एक और कई उदाहरण दे सकता हूं कि ये जो सामान्य पदार्थ या जो पानी है जिसको हम दैनिक जीवन के अंदर कोई महत्व नहीं देते, इज द मोस्ट पोटेंट, यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, ऑन द फेस ऑफ और अर्थ, हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर। इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वेस्ट सिग्निफिकेंस, यह इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वेस्ट सिग्निफिकेंस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास को आकार देने के अंदर, एंड कंटिन्यू टू प्ले द लीडिंग रोल, और लगातार एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के नाटक के अंदर, ऑन द सरफेस ऑफ और प्लेनेट, हमारे ग्रह के ऊपर। और प्लेनेट क्या है? अर्थ है। तो देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि देहात की सुंदरता में अभिवृद्धि कर सके जितनी की पानी करता है। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक से, यह एक छोटी सी जल की धारा हो सकती है जो चट्टानों से रिस करके आती है, और ए लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड वेयर द कैटल क्यूज देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, या फिर रास्ते के ऊपर एक छोटा सा तालाब हो सकता है जहां पर शाम के समय मवेशी अपनी प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया,
और वर्षा द्वारा भरने वाले ये जो टैंक हैं वो दक्षिणी भारत के अंदर बहुत सामान्य हैं। अलास, खेद की बात है या दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, इनकी मरम्मत के अंदर या मरम्मत के कार्य में इनकी नज़रअंदाज किया जाता है। आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, और ये जो तालाब हैं वो एक प्रसन्नता देने वाला दृश्य प्रस्तुत करते हैं जब ये पानी से भरे होते हैं। दे आर ऑफ कोर्स, इसलिए ये चीज़ें शैलो यानी कम गहरे या उथले हैं। बट दिस इज लेस एविडेंट, लेकिन यह बहुत ही कम स्पष्ट है। सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, जब इस पानी के अंदर गाद होती है, एंड थ्रो द लाइट बैक, और प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और इसी के कारण इनका जो पैंदा है वो दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स प्ले ए वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और ये जो टैंक हैं वो दक्षिणी भारतीय कृषि के अंदर एक वाइटल यानी शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर के अंदर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, बहुत सारा राइस या चावल है वो इसके अंदर उगाया जाता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, और इनमें से कुछ टैंक हैं या जो तालाब हैं वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़े हैं। एंड इच ए ब्यूटीफुल साइट एंड लार्ज एंड इट इज ए ब्यूटीफुल साइट, और ये एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। टू सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम, जब इनके ऊपर से होकर के सूर्य उदय होता है या सूर्य छिपता है, उस समय ये बहुत ही सुंदर या चार्मिंग दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वाटर इन लैंडस्केप, भू परिदृश्य के ऊपर जो पानी है, मे बी कंपेयर टू द आई इन ह्यूमन फेस, तो इनकी तुलना मानव चेहरे पर जैसे आंखों की तुलना की जाती है, उसी तरह जो भू दृश्य है उसके ऊपर पानी की तुलना की जा सकती है। इट रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द हॉर, ये समय के मिजाज को बताते हैं। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, और ये चमकीले और प्रसन्नता वाले होते हैं जब सूर्य चमकता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी, और ये अंधेरे वाले और उदासी वाले हो जाते हैं। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब आकाश है वो आच्छादित हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट, एक सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है अबाउट वाटर, पानी के बारे में, इज वो ये है, इट्स पावर टू कैरी, इसकी जो क्षमता है ले जाने की, इसकी जो ले जाने की क्षमता है वो है सिल्ट यानी गाद को, और फाइनली डिवाइडेड सोइल इन सस्पेंशन, और अंत में इस मिट्टी को विभाजित करके सस्पेंशन यानी अवक्षेपित कर दी जाती है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, और इस प्रकार से यह उत्पत्ति, इस पानी के रंग की उत्पत्ति का लाक्षणिक गुण है इन वर्षापूरित टैंकों के अंदर। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया, और इस जल भरण क्षेत्र की जो मिट्टी है उसकी प्रकृति के अनुसार इस पानी का रंग है वो बदलता है। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो, और यह बहुत ही चटकदार या सजीव रंग होता है एक ताज़ा बरसात के बाद में जब पानी बहता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, और तेज गति से बहता हुआ पानी है वो अपने साथ में भारी जो कण हैं उनको ले जा सकता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, और ये जो स्वच्छ कण हैं, हाउएवर तथापि, रिमेन फ्लोटिंग, ये तैरते रहते हैं विद इन द लिक्विड, इस तरल के अंदर, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, उनके ज्यादा घनत्व के बावजूद भी ये इस पानी में तैरते रहते हैं। एंड आर कैरिड टू, और ये ले जाते हैं ग्रेट डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूरी तक। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, हालांकि ये जो कण हैं
वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या महीन होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन इनकी संख्या है वो अत्यधिक होती है, एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर, और इस प्रकार से असाधारण रूप से बहुत ज़्यादा इस ठोस पदार्थ की जो मात्रा है कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, इस तरीके से परिवहनित की जाती है। वेन सिल्ट लेडन वाटर मिक्सेज विद द साल्ट वाटर ऑफ द सी, और जब यह गाद युक्त पानी है समुद्र के खारे पानी के अंदर मिलता है, देयर इज ए रैपिड प्रेसिपिएशन, तो वहाँ पर एक तीव्र निक्षेपण या अवक्षेपण होता है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, निलंबित पदार्थ का। दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल बाय स्टीमर डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, और इस चीज़ को कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से देख सकता है जब वह भाप की नाव के द्वारा इस नदी से होता हुआ उस गहरे समुद्र की ओर जाए। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेज सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन, और इस पानी का जो रंग है वो क्रमिक रूप से बदलता रहता है। पहले है यह गाद की तरह का लाल और भूरा होता है, ऑप्सिल्ट गाद की तरह का, थ्रो वेरिंग शेड्स ऑफ येलो, और फिर इसकी बदलती हुई जो छाया है वो पीली हो जाती है, एंड ग्रीन, और उसके बाद में हरा रंग हो जाता है, और फाइनली टू ब्लू ऑफ द डीप सी, और अंत में यह समुद्र के नीले पानी की तरह इसका रंग भी नीला हो जाता है। दोज ग्रेट ट्रेट्स ऑफ लैंड, और ज़मीन के ये बड़े बड़े जो इलाके हैं, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, इनका निर्माण है वो गाद के द्वारा होता है। थस डिपोजिटेड, और इस प्रकार से ये जमा किए जाते हैं, इज एविडेंट, और यह स्पष्ट है, ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोयल इन एल्वुलाई एरियाज, और इस प्रकार से हम इनका परीक्षण है वो उन जलोढ़ क्षेत्र की जो मिट्टी है उसके अंदर कर सकते हैं। सच लैंड, ऐसी जो जमीन है, कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, और जो कि लगातार इस निक्षेपित पदार्थ से बनी हुई है, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, यह जमीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल या उपजाऊ होती है। द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो बहाव है, हैज अनडाउटली प्लेड ए ग्रेट पार्ट, निसंदेह यह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, एंड बेनिफिशिएंट वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेजेज, और यह जैविक या भूगर्भिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका या लाभकारी भूमिका निभाता है। बाई विच द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस हैज बीन फॉर्म्ड, और इसी के द्वारा पृथ्वी की सतह के ऊपर मिट्टी का निर्माण होता है। फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, भूपर पट्टी के ऊपर जो चट्टानें हैं उनके द्वारा, यानी इस प्रक्रिया के द्वारा जो भूपर पट्टी के ऊपर चट्टानें हैं उन चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। द सेम एजेंसी हाउ एवर, और ऐसी ही प्रक्रिया तथापि अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, उपयुक्त परिस्थिति के अंदर, कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, यह एक विनाशकारी भूमिका भी निभा सकती है। एंड वॉश अवे द सोइल, और इस प्रकार से यह उस जमीन को धो करके ले जाती है या बहा करके ले जाती है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो कि सभी प्रकार की कृषि है उसका आधार होती है। एंड इफ, और यदि अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और यदि इसे बिना रोके बहने दिया गया, कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट, तो इसके द्वारा बहुत ही हानिकारक प्रभाव हैं वो हो सकते हैं ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जीवन के ऊपर। द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज, और मृदा अपरदन की जो समस्या है वो कई देशों के अंदर एक बहुत गंभीर समस्या है, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और विशेषकर हमारे भारत के कई हिस्सों के अंदर। द कंडीशन अंडर विच इट अकर्स, और जिस परिस्थितियों के
तहत यह घटित होता है, एंड द मेजर्स बाई विच, और जिन उपायों के द्वारा विच इट कैन बी चेक्ड, इसको रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, तो इनकी बहुत गहन अध्ययन के योग्य हैं। सोइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है वो क्रमिक चरणों के अंदर होती है। द अर्लीस्ट ऑफ विच मे इजीली पासेज अननोटिस्ड, और इसकी जो प्रारंभिक है वो आसानी से बिना देखे ही गुजर जाती है। इन द लेटर स्टेजेज, और आने वाले चरणों के अंदर, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर काटा जाता है और धोकर के दूर चली जाती है अपनी मिट्टी, इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, और इसके द्वारा कष्टपूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से गहरी रेखाएं या नलियों का निर्माण हो जाता है, एंड रेवनीज, और दरों का निर्माण हो जाता है, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, और इनके द्वारा पूरी की पूरी जो कृषि है उसको असंभव बना दिया जाता है। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन्स, अचानक फट पड़ना, अत्यधिक भारी वर्षा का, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, और इसके द्वारा जो अत्यधिक पानी है उसको बहा करके ले जाया जाता है। द अर्लीस्ट ऑफ विच मे इजीली पास अननोटिस्ड, और जो ये मृदा अपरदन का प्रारंभिक चरण है वो तो बिना देखे हुए ही यह गुजर जाता है। इन द लेटर स्टेजेज, आने वाले चरण हैं, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर भूमि का कटाव होता है और बहा करके दूर ले जाई जाती है, इज ओनली टू पेनफुल, यह बहुत ही कष्टप्रद होता है, अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, और इनके द्वारा गहरी जो नलियां हैं उनका निर्माण हो जाता है, एंड रेवनीज, और दर्रे बन जाते हैं, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, और इसके द्वारा पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर या कृषि है उसको असंभव बना दिया जाता है। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन्स, और अचानक अत्यधिक भारी बरसात का फट पड़ना, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, और इसका परिणाम यह होता है कि जो अतिरिक्त पानी है वो बह करके जाता है, इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन काजिंग सोइल इरोजन, यह मृदा अपरदन का प्रधान कारण है। कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी सहायक, कॉन्ट्रीब्यूटरी काजेज आर द स्लो ऑफ द लैंड, और जो सहायक कारण हैं उनके अंदर भूमि का ढलान, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, भूमि के ऊपर वनस्पति की जो सुरक्षात्मक परत है, कोट यानी परत है, उसका हट जाना, द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, और जो नालियां हैं या लकीरें हैं उनका बन जाना, अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विथ रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, और इनके सारे पानी शीघ्रता से बह करके बहुत तेज गति प्राप्त कर लेता है, एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और इस प्रकार का जो बहाव होता है उसमें किसी भी प्रकार के चेक या रुकावट की जो अनुपस्थिति होती है, इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सोयल, और इस प्रकार से असाधारण रूप से भूमि की जो ये कीमती जो मिट्टी है उसकी बहुत बड़ी मात्रा कैन बी वॉश अवे, वह बहा करके दूर ले जाई जाती है, इफ सच कंडीशन एग्जिस्ट, और यदि ऐसी ही परिस्थितियां हैं वो उपस्थिति होंगी, एज इज अनहैप्पी टू, तो ये बहुत ही दुख की बात है, ओपन द केस, ऐसे मामले के अंदर, द मीनिंस विच सोइल इरोजन प्रेजेंट्स, और जो हानियां हैं ये मृदा अपरदन या जो नुकसान मृदा अपरदन हम अपन को पहुंचाता है, टू द कंटिन्यूस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, वो कृषि की लगातारता के लिए या नियमितता के लिए हानिकारक है, इज एन अलार्मिंग, और यह चेताने वाली बात है,
ऑन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई भागों के अंदर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंध्स, बांधों का निर्माण। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, जिससे कि पानी का जो बहाव है उसको रोका जा सके। द प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन, समुच्चय खेती का अभ्यास। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और उपयुक्त प्रकार की जो वनस्पति है उसका रोपण। आर अमंगेस्ट द मेजर्स, ये वो संसाधन हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड, जिनका सुझाव किया जा चुका है। इट इज ओबियस, ओबियस यानी क्लियर, और यह साफ है दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि जो पानी का बहाव है उसको रोके जाना चाहिए। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, जितना जल्दी हो सके उतनी प्रारंभिक स्थिति के अंदर। बिफोर इट हैज़ अक्वायर्ड एनी एप्रिशिएबल मोमेंट, और जब तक यह पर्याप्त गति प्राप्त कर ले। एंड कोरस्पोंडिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और बहुत बड़े विनाश का कारण बन जाए। तो बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर जो पानी है उस पानी की महत्ता ये बताई कि इसके द्वारा जो हमारी भूपर पट्टी है उसके ऊपर चट्टानें हैं, उनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन ये पानी है वो यदि अत्यधिक मात्रा में बहे तो ये मृदा अपरदन का कारण बन जाता है, और इसके कारण हमारी मिट्टी, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो उपजाऊ मिट्टी है उसका बहुत बड़ा भाग बह करके चला जाता है, और जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इसके उपायों के अंदर इसमें बताया गया है कि एक तो अपन को समुच्चय खेती है उसका विकास करना चाहिए, बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, उपयुक्त प्रकार की जो वनस्पति है उसका रोपण किया जाना चाहिए, और इस प्रकार जो मृदा अपरदन की समस्या है उससे अपन को बचना चाहिए। आगे अपन लेते हैं वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। अब ये जो अगला पैराग्राफ है इसके अंदर पानी की महत्ता के बारे में बताया गया है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंसिस्ट ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक पौधा है वो अपने शरीर के अंदर एक उपयुक्त मात्रा में स्वतंत्र और अनुबंधित जो पानी है वो रखता है। एंड और नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, और इसके बिना किसी भी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हैं वो संभव नहीं है। इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, जिन क्रियाओं के अंदर यह फ्लूइड या यह पदार्थ या यह पानी है वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। यानी पानी के बिना हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं हो सकती। वाटर इज, और पानी इसलिए ऑफ कोर्स निसंदेह नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, प्राणियों के जीवन के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। वाइल मॉइस्चर इन द सोइल इज इक्वली इम्परेटिव, और ठीक उसी तरह मिट्टी के अंदर नमी है वो भी समान रूप से आवश्यक है फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधों और पेड़ों की वृद्धि और उनके जीवन के लिए। दो यद्यपि द क्वांटिटी नेसेसरी वेरीज, इसकी जो मात्रा है वो आवश्यक रूप से बदलती रहती है। इनोमरसली यानी पर्याप्त मात्रा में, विथ द स्पीसीज अलग अलग प्रजातियों के अनुसार, अलग अलग प्रजातियों में पानी की मात्रा है उसकी अलग अलग आवश्यकता होती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज थस फंडामेंटल, और इस प्रकार से पानी का उपयोग और इसका जो संरक्षण है वो आधारभूत है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए जो पानी है ना उसका संरक्षण भी जरूरी है और उसका उपयोग भी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिशियन वाटर, भूगर्भीय पानी के अलावा द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेज, सभी मामलों के अंदर जो पानी का अंतिम स्रोत है इज रेन, वो या तो वर्षा है और स्नोफॉल या बर्फबारी है।
तो पानी का जो अंतिम स्रोत है, हमारे पानी का अंतिम स्रोत है या तो बरसात होती है या स्नोफॉल या बर्फ होती है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल, और हमारे भारत की ज़्यादातर जो कृषि है वो मौसमी बरसात पर निर्भर करती है। एंड इज देयरफॉर, और इसलिए वेरी सेंसिटिव, यह बहुत ही संवेदनशील है, टू एनी फेलियर और इरेगुलर ऑफ द सेम, किसी भी इसके असफल होने में और अनियमितता के अंदर। द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन एंड ऑफ इनएडुकेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, और मृदापर्दन की जो समस्या है और अपर्याप्त और अनियमित बरसात की जो समस्या है वो एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े हुए हैं। इट इज क्लियर दैट द एडोप्टेशन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन, और यह साफ है कि उन तकनीकियों को अपनाना जो मृदापर्दन के अंदर आवश्यक हैं, वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज वांटेड। तो इनके द्वारा ये सब चीज़ें इस चीज़ में भी सहायक होती हैं कि कैसे पानी है उसको संरक्षित किया जाए और जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ इसको उपयोग में लिया जाए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के अंदर, ऑन एंड इन द सोइल, मिट्टी के ऊपर व मिट्टी के अंदर, एंड सच टेक्निक्स, और ऐसी ही जो तकनीकियां हैं, देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पज, ये दोहरा उद्देश्य है उसको पूरा करती हैं। इट इज एविडेंट, और यह स्पष्ट है, हाउएवर, तथापि, दैट इन ए कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, वो देश जिसके अंदर केवल मौसमी बरसात होती है, एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड, तो वहाँ पर पानी की एक बहुत प्रचुर मात्रा है वो बह करके दूर चली जाती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, इस पानी को इकट्ठा किया जाना और इसको उपयोग में लेना, इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, इसलिए यह बहुत ही महत्व की चीज है। मच ऑफ इट फ्लो डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, और इसकी बहुत बड़ी मात्रा है वो बह करके स्ट्रीम्स यानी नहरों या धाराओं में चली जाती है, एंड रिवर्स और नदियों में चली जाती है, एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अंत में यह अपना रास्ता है वो समुद्र की ओर चली जाती है। यानी जो अतिरिक्त पानी है वो नहरों और नदियों के द्वारा समुद्रों में चला जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड, और इस प्रकार से इस असाधारण कीमती पानी की जो बहुत बड़ी मात्रा है, आर थस लॉस्ट टू द कंट्री, देश के इस पानी की मात्रा है वो व्यर्थ में ही चली जाती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि इस पैराग्राफ के अंदर कि किस तरह से पानी का संरक्षण किया जाए, किस तरह से मिट्टी का संरक्षण किया जाए, और वो तकनीकियाँ जिनमें मिट्टी का संरक्षण किया जाता है उनमें अपने आप ही पानी का संरक्षण भी हो जाता है। और इस प्रकार से ये तकनीकी हैं वो दोहरा लाभ प्रस्तुत करती हैं, और अपन किस तरह से जो बरसात का पानी है उसको बचा करके उसका उपयोग लिया जा सकता है। तो बच्चों, आपको कोई इस लेसन के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स करें, और ये कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट्स करें, और इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यदि अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करें। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, हमारी जो नदियां हैं उनको रेगुलाइज करना, उनको नियमित करना। द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट इज ए जनरल ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, और इन नदियों के द्वारा जो पानी है वो बह करके व्यर्थ ही चला जाता है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड, और इसको अवश्य ही तय किया जाना चाहिए, एंड डेल्ट विथ ऑन नेशनल लाइन्स, और इसको जो राष्ट्रीय पंक्तियां हैं या अग्रणी कार्यों के अंदर इसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड,
जमीन के बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं विच एट प्रेजेंट आर मियर स्क्रब जंगल, और जो अब केवल छोटी छोटी झाड़ियों के जंगल हैं या घास फूस के जंगल हैं, कुड बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल एंड प्रोस्पर कंट्री, इनको बदला जाना चाहिए एक उपजाऊ और खुशहाल देश के अंदर बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन से, एक साहसिक और सुनियोजित जो क्रिया है उसके द्वारा। तो हमारे जो घास फूस के जंगल हैं उनको भी एक अच्छी तरह का प्लान ला करके एक सुनियोजित योजना और साहस के साथ में उनके द्वारा भी देश को एक खुशहाल देश में बदला जा सकता है। क्लोजली कनेक्टेड विथ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, जल की आपूर्ति और संरक्षण है इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोर्टेशन वनीकरण को कहते हैं। तो जलापूर्ति और वनीकरण ये दोनों एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े हुए हैं। द सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरिया, प्रत्येक संभव और असंभव क्षेत्र के अंदर उचित व सुनियोजित पौधारोपण एंड द डेवलपमेंट और विकास ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और इनको अपन एक सुसंस्कृत जंगल है उनका नाम भी ले सकते हैं एज डिस्टिंग्विश्ड, और जिनको अलग ही रूप से पहचाना जाए फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल। यानी ये जो सुनियोजित जंगल है ना, उन सुनियोजित जंगलों की पहचान जो अनटेम्ड यानी अनियमित जंगल हैं उनसे वो अलग होनी चाहिए। इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया, यह हमारे देश की एक तत्कालीन जरूरत है। सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, और इस प्रकार का जो पौधारोपण है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की अकथित संपत्ति होगी टू द कंट्री, हमारे देश के लिए। दे वुड चेक सोइल इरोजन, और इन जंगलों के द्वारा जो मृदा अपरदन है उसको रोका जाएगा। एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और इस प्रकार से जो वर्षा का जो पानी है वो बह करके व्यर्थ चला जाता है उसको भी संरक्षित किया जाएगा। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाई ऑफ फ्यूल, और इसके द्वारा हम अवश्य ही जो सस्ता ईंधन है उसकी आपूर्ति प्राप्त करेंगे। एंड थस, और इस प्रकार से रेंडर यानी देगा अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन, अनावश्यक रूप से व्यर्थ का संरक्षण ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर यानी खेतों के लिए खाद इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल, और एक ईंधन के रूप में। द मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, वो उपाय जिनके द्वारा पानी की गति है उसको नियंत्रित किया जाता है। एंड कंजर्व इट्स सप्लाई, और इसकी जो आपूर्ति है उसको संरक्षित किया जाता है। कैन आल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पज, और इनके द्वारा जो सहायक कारण हैं या जो सहायक लाभ हैं वो भी पूरे होते हैं। ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, और इसके द्वारा जो देहात का जीवन मूल्य है उसकी भी वृद्धि होती है। बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री, जैसे कि किसी देश के अंदर आंतरिक परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है इज बाय बोट्स एंड बार्जेज, वो या तो नावों के द्वारा या जो छोटी नावें हैं उनके द्वारा होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अपने 2020 राजस्थान बोर्ड के अंदर आया था कि व्हाट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट। तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट का जो चीपेस्ट तरीका है वो है वाटरवेज हुआ करते हैं, ठीक है, थ्रो कैनाल्स एंड रिवर्स, और इस प्रकार से अपन कैनाल यानी नहरों और नदियों के द्वारा इन नावों से यात्रा कर सकते हैं। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने सड़क निर्माण और रेलवे निर्माण के जो कार्य हैं उनके बारे में बहुत सुन रखा है।
but far too little about the development of internal waterways in India। लेकिन हम हमारे देश के अंदर जो जल के आंतरिक रास्ते हैं उनके विकास के बारे में बहुत अल्प सुनते हैं। दे अगेन, एक बार पुनः, द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, पानी की आपूर्ति को नियमित करना, आल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और इसके द्वारा हमारी जल विद्युत क्षमता है उसके विकास के अंदर भी संभव जो कारण है वो सहायता अपन को मिलती है। तो इस प्रकार से जल का अपन हार्नेसिंग या नियमन करेंगे ना तो उसके द्वारा एक तो अपन को इंटरनल वाटरवेज हैं वो विकसित हो जाएंगे, और पानी इकट्ठा होगा उससे अपन को जल विद्युत जो एक सस्ते साधन के रूप में प्राप्त होती है वो हो जाएगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक ए ट्रिमेंडस डिफरेंस, और इस प्रकार से जो विद्युत शक्ति की उपलब्धता है वो एक जबरदस्त भिन्नता पैदा करती है टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, हमारे देहात के जीवन के अंदर, एंड अनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन, और इस प्रकार से हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो कई दिशाओं के अंदर इम्प्रूव होती है या बढ़ती है। इन पर्टिकुलर, खास रूप से, इट वुड अनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टेप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, और इस प्रकार से ये अपना जो आंतरिक जल है या भूगर्भ का जो जल है उसके द्वारा इसको भी टेप्ड ए ग्रेटर एक्सटेंट, इसको भी बड़ी सीमा तक बचाया जाएगा, दैट एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, एंड थस हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, और इस प्रकार से इसके द्वारा कई जो डिफिकल्टीज या परेशानियां हैं उन पर काबू पाया जा सकता है, अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलर ऑफ इनएडिक्वेसी, यानी इनएडिक्वेसी यानी अयथेस्ट, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी हमारी अनियमित और अयथेस्ट जो अन्य चीज़ों की आपूर्तियां हैं उनके अंदर। इन वन सेंस, एक तरीके से या एक मतलब में, वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड, पानी है वो सभी जो तरल हैं उनमें सबसे सामान्य है। इन अदर सेंस, और दूसरे तरीके में या दूसरी समझ में, इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स, यह सभी जो तरल हैं उनमें सबसे असामान्य है। अमेजिंग प्रॉपर्टीज विच आर रेस्पॉन्सिबल, इसके अंदर आश्चर्यचकित करने वाले गुण हैं, वो जिम्मेदार हैं फॉर इट्स यूनिक पावर, इसके अपने अनोखी शक्ति के लिए, ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, और इनके द्वारा प्राणी और पौधे हैं उनके जीवन को बनाए रखा जाता है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट, इस प्रकार जो प्रकृति है उसका अनुसंधान और इसके गुण हैं, पानी के जो गुण हैं, इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, यह उच्च वैज्ञानिक रुचि के विषय हैं, एंड इज फार फ्रॉम, और ये बहुत दूर हैं, बीइंग एन एग्जस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो अनुसंधान है ना उससे ये चीज़ें दूर रही है। तो प्रोफेसर सीवी रमन, तो बच्चों आपने देखा कि प्रोफेसर सीवी रमन है वो इस लेसन के अंदर पानी की जो महत्ता है उसके बारे में बताते हैं। उन्होंने पानी को एक तरफ तो एक सामान्य, सबसे सामान्य फ्लूइड है वो कहा है, और एक तरफ उन्होंने इसको सबसे असामान्य फ्लूइड के रूप में कहा है। प्रोफेसर सीवी रमन ने बताया कि पानी है उसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, पानी के द्वारा हमारी जो वनस्पति, प्राणी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सभी के अंदर पानी है वो बहुत आवश्यक है। तो ये आपका एक ऐसे था, इसके लिए आपको एक बार पुनः इसको ध्यान से देखो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपका कोई कमेंट है वो भी लिखो। आगे अपन लेते हैं। तो बच्चों आपने यदि इस लेसन को अच्छी तरह से समझा है तो ये कुछ क्वेश्चन है। एक्टिविटी फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपको ये समझ में आया है नहीं आया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स,
आपको कहना है या तो निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। राइट टी फॉर ट्रू, सही के लिए आपको टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स, और गलत के लिए आपको एफ लिखना है। वाटर हैज पावर टू कैरी सिल्ट, पानी के अंदर गाद को ले जाने की क्षमता होती है। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? तो कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका उत्तर लिखो, तब मेरे को मालूम चलेगा कि आपने इसको ध्यान से पढ़ा है या नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 1 करके और उसका आंसर दे देना आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाटर हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, पानी है वो पृथ्वी के इतिहास को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये ट्रू है, यही सही है। वाटर इज नॉट द बेसिस ऑफ लाइफ, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर एनिमल एंड प्लांट्स बोथ, दोनों के लिए है ये, तो ये फॉल्स आ गया ना, तीसरा फॉल्स है। चौथा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड अफोर्टेशन आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि पानी का संरक्षण और वनीकरण है ये तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। पांचवा है, सोइल इरोजन इज हार्मफुल टू सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, मृदा अपरदन है वो हानिकारक है खेती की सफलता के लिए, तो ये सही है ये बात, तो ये ट्रू आ जाएगा इसके अंदर। अब अपन बी से बी लेते हैं, टिक राइट का चिन्ह द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव सही है उसमें आपको टिक का चिन्ह करना है। तो पहला आ गया, व्हाट इज द ट्रू एलिक्सर, तो बच्चों ट्रू एलिक्सर क्या है? हनी शहद है, देसी घी, मेडिसिन या दवाइयां हैं, वाटर या पानी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लेसन वाटर इज द ट्रू एलिक्सर, तो डी आंसर आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, हमारे आंतरिक परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो इसके अंदर वाटरवेज या पानी के रास्ते हैं वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर इन लैंडस्केप मे बी कंपेयर्ड टू द आइज इन ए ह्यूमन फेस, तो पानी है उसकी तुलना, पानी की तुलना है जैसे भूप्रदर्शी के ऊपर पानी और मानव के चेहरे के ऊपर आंख, इस तरह से तुलना की गई है, तो आइज आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, तो बी आ जाएगा। क्या हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जो बरसात है वो मौसमी बरसात होती है। अगले क्वेश्चन है अपने सी सेक्शन लेते हैं, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, 20 या 30 शब्द के अंदर आपको उत्तर देना है। हाउ वाज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील, इजिप्ट या मिस्र का निर्माण है वो नील नदी के द्वारा कैसे हुआ है? तो आपने देखा कि जो रिवर नील है वो कैरीज सिल्ट वाटर विथ एंड डिपोजिट इट इन इट्स ट्राउट्स, इसकी परिनालिका के अंदर जमा कर देती है इस गाद वाली मिट्टी को, और ये जो मिट्टी है वो सबसे मोस्ट फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, इस प्रकार नील का निर्माण हुआ है। व्हाट मेड द वंडरफुल, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील, भाई लीबिया का जो मरुस्थल है और नील नदी है उनके बीच में लेखक खड़ा होता है और दोनों तरफ एक जबरदस्त भिन्नता है, तो इस चीज को क्या पैदा करती है? तो इस चीज को पैदा करने वाली चीज है वाटर ऑफ नील, इट इज द वाटर ऑफ रिवर नील दैट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ नील, ये आंसर आ जाएगा इसका। हाउ डज वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, पानी है वो देहात की सुंदरता को कैसे अभिवर्धित करता है? तो आपने दूसरे पैराग्राफ में या तीसरे में देखा होगा कि जो वाटर इज ओनली थिंग दैट एड सो मच ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, पानी एक ऐसी चीज है जो देहात के सौंदर्य की सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। कैसे करता है? जब यह किसी चट्टान से रिस करके एक धारा के रूप में नीचे आता है तब वह सुंदरता को बढ़ाता है, और दूसरा जब किसी रास्ते के ऊपर एक पानी से भरने वाला जो पोंड है और उस पोंड के ऊपर
जब मवेशी आते हुए पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं तो इस स्थिति के अंदर भी पानी है वो देहात की सुंदरता को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। तो दक्षिण भारतीय जो कृषि है उसमें वाटर टैंक हैं वो कैसी भूमिका निभाते हैं। तो आपने पढ़ा है कि वाटर टैंक्स प्ले ए वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। दक्षिण भारत की कृषि के अंदर वर्षापूरी टैंक हैं वो एक बहुत ही शक्तिशाली भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर। रिवर वाटर है उसके द्वारा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तो इसका वर्णन करना है। तो रिवर वाटर डिवाइडेड द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी भूपर्पटल की जो चट्टान है उनको तोड़ करके और मिट्टी का निर्माण है वो करने का काम है वो नदियों का पानी करता है। व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सोइल इरोजन। भाई मृदा अपरदन की जो घटना है उसके क्रमिक चरण क्या है। तो सबसे जो पहला चरण है वो तो पासेज अननोटिस्ड, वो तो बिना देखे हुए ही गुजर जाता है। दूसरे चरण के अंदर कटिंग एंड वॉशिंग अवे ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ लैंड, मिट्टी की जो ऊपरी वनस्पति सतह है वो बहा करके ले ली जाती है। बाद में पानी है वो अत्यधिक गति प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से पूरी मिट्टी को बहा करके ले जाता है और ज़मीन के अंदर रेवनीज और गलीज हैं यानी नलियां व दर्रे पड़ जाते हैं और इस प्रकार पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सोइल इरोजन। वो कई प्रकार के उपाय कौन से हैं जिनके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन रोकने के लिए एक तो अपन को समुच्चय खेती है उसका विकास करना, काउंटर कल्टीवेशन आ गया, भूमि को सीढ़ीदार बनाना और भूमि के रास्ते के अंदर उपयुक्त प्रकार की वनस्पति का रोपण करना, बांधों को बनाए जाना, ये सारे कारण हैं उनके द्वारा अपन मिट्टी का जो कटाव है उसको रोक सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, ये आपका पहला लेसन हो गया है। इसको आप ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ें और अच्छी तरह से देखें और बाद में आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई त्रुटि हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे कि आगे उसमें सुधार किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। ओके।